अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत और आवाम और मैं हूं मारिया जदू। नाजरीन, प्रोग्राम में आज बात करेंगे पंजाब में सियासी और आइनी बहरान के हवाले से। हमजा शहबाज शरीफ की हलफ बर्दारी का मामला इस वक्त जो है वो सामने आया है और इसी हवाले से लाहौर हाई कोर्ट ने गवर्नर पंजाब को कल तक इकदाम मुकम्मल करने की हिदायत भी दी है, जबकि दूसरी जानिब इमरान खान साहब भी पंजाब के सियासी बहरान के मामले पर गवर्नर पंजाब उस्मान बुज़दार साहब और उसके साथ साथ मोहन इलाही साहब से मुलाकातें करें। तो ये मामला कहां तक जाएगा, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ नाजरीन अजहर सदीक साहब भी होंगे और उसके साथ साथ नाजरीन चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो साहब ने भी विफाकी वजीर का हलफ उठाया है, उस पर भी बात करेंगे। और शहबाज शरीफ साहब मनी लॉन्ड्रिंग केस में आज भी पेश ना हुए, जिस पर आज भी फर्द जुर्म आयद ना हो सकी और इसी हवाले से आज अदालत ने नाराजगी का इजहार भी किया है कि इसके बाद अगर आप पेश ना हुए तो हम इसको मजीद इस समाअत को मुलतवी नहीं कर सकते, इस पर बात करेंगे। और उसके साथ साथ नाज़रीन आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब का एक मरतबा फिर से चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर ताबड़तोड़ हमले किए। उन्होंने एक दफ़ा फिर मुस्ताफ़ी होने का उनसे मुतालबा किया है और इमरान खान साहब ने कहा है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर नून लीग का एजेंट है और उनको ओहदे पर रहने का कोई हक भी नहीं है। और उसी के साथ साथ अगर हम पार्टी फंडिंग केस के हवाले से बात करें, ममनुआ फंडिंग के हवाले से बात करें, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ममनुआ फंडिंग केस की समाअत ईद के बाद तक मुलतवी कर दी गई है। आज की जो समाअत हुई है उसमें पीटीआई के वकील ने यह एतराज किया, उन्होंने कहा कि दीगर जमातों को महीनों तक का वक्त दिया जा रहा है, लेकिन हमारी जो केस की समाअत है वो डेली बेसिस पर क्यों सुनी जा रही है, जिस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने एतराज मुस्तरद किया। उन्होंने कहा कि यार किसी पार्टी के केस में ताखीर नहीं हो रही है। उसके साथ साथ नाज़रीन हम बात करेंगे प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में वजीर आजम ने जो नोटिस लिया है, मुल्क भर में डीजल का बहरान शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है और उसके साथ साथ मुल्क भर में किसान और ट्रांसपोर्टर्स परेशानी का शिकार है। डीजल के हसूल की लंबी लंबी लाइन्स हैं, लेकिन किसान मुश्किलात का शिकार है, डीजल नहीं मिल पा रहा। उसके साथ साथ जो मुल्क भर में ज़रूरी मशीनरी है वो बंद पड़ी है, गंदम की कटाई मुतासर हो रही है, फसल खराब होने का खदशा, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ चौधरी अनवर साहब मौजूद होंगे, लेकिन नाज़रीन उससे पहले प्रोग्राम के पहले हिस्से में पंजाब की सियासी सूरत हाल पे हम बात करेंगे। मेरे साथ स्काइप के थ्रू हमें ज्वाइन किया है सहाफ़ी तज्जिया अदील वड़ाइच ने और मुझे स्काइप के थ्रू ज्वाइन किया है अजहर सदीक साहब ने, माहिर कानून है। सर, आपसे प्रोग्राम का आगाज़ करूंगी, कहिएगा अजहर साहब, इस वक्त जो पंजाब में सियासी और आइनी बहरान हम देख रहे हैं, सिचुएशन बहुत ख़राब नज़र आ रही है। इतने दिन गुजर चुके हैं, अभी तक वज़ीर आला पंजाब का अपॉइंट नहीं हो सका है, अभी तक हलफ बर्दारी की तकरीब नहीं हुई है, तो ये मामला आपको कहाँ तक दिखाई देते हैं? बहुत शुक्रिया। मैं वैसे किसी वक्त बड़ा हैरान होता हूँ आईनी बहरान क्या होता है, मेरी तो समझ से बाहर है। वो हाई कोर्ट के चीजों से आईनी बहरान क्या है भाई? आपका आईने पाकिस्तान 1973 एक इतना मुकम्मल आईना है, इसने हर चीज का हर हालात का देखते हुए एक बेहतरीन मैकेनिज्म प्रोवाइड किया है। यानी वो कैसे, यानी मिसाल के तौर पर ऐसे हालात आ गए हैं, जैसे अभी ताजा तरीन हालात देख रहे हैं, गवर्नर यानी असेंबली अगर फर्ज करें डिसॉल्व होगी या वजीरा नहीं है, तो आइन का आर्टिकल 133 सारे पढ़ तो लें। उसमें लिखा हुआ है कि वजीर यानी गवर्नर वजीर आला को कहेंगे कि आप उस वक्त तक इख्तियारात इस्तेमाल करें जब तक नया वजीर ने आ। अच्छा, यहाँ ये तो नहीं लिखा कि 2 दिन 4 दिन 6 दिन। फ्रेमर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वेरी क्लियर, बहुत सफाई के साथ इस बात को रखा है। अच्छा, फिर वो सारे कहते हैं, मिसाल का हाई कोर्ट ने भी अजीब सा ऑर्डर पास कर दिया है कि 25 दिन हो। 25 दिन कौन से हो गए जी? 16 तारीख को तो इलेक्शन होता है और वो इलेक्शन टेंटेड है, उसमें बहुत से फ्रॉड है, बहुत से फ्लॉज है। मैं अभी तफसील बताऊंगा आपको। तो 16 से आज 27 आए हैं और लाहौर हाईकोर्ट 2 दफा बैठ गई है और लोग सवाल करते हैं। एक दफा फैसला आ गया अपना 30 घंटों में, दूसरी दफा फैसला आ गया 24 घंटे। मैं 30 दिन नहीं कह रहा, मैं 30 घंटे कह रहा हूं आपको। एक दफा फैसला आ गया 24 घंटों में। और कमाल की बात है कि आर्टिकल 130 सब आर्टिकल 5 अगर पढ़े तो गवर्नर कॉल अपॉन कर, ये तो नहीं लिखा कि फौरी तौर पर आपने हलफ लेना है। हम ये फौरी तौर पर भी चीजें पता नहीं कहां से निकाले हैं, कॉल अपॉन करेगा। और यहाँ क्या है, पाकिस्तानी तारीख में पंजाब असेंबली में जो बर्बरियत हुई है वो कभी हुई है? आंतरी हुई है। इलेक्शन लिखा होगा। अजहर साहब, मुनखरिफ अरकान के हवाले से भी एक समाअत होनी है और फिर मामले, जैसे कल अदील वड़ाइच साहब ने भी कहा कि ये डीसी हो सकते हैं, तो फिर ये मामलात कहाँ जाएंगे?
अच्छा, मैं अपना अपना सिर्फ 1 मिनट में चाहूंगा, अपना मारिया में सिर्फ बात को कंक्लूड कर लूं। जी, जी। जो है ना, उस अपना दोस्त मजारी साहब, उनका ताल्लुक हुँ, पीटीआई से है, लेकिन वो मुलाजिम है अपना शरीफ खानदान के बने हुए। जिस तरह जैसे जिधर चलाती हैं, दुम हिलाते हैं, उधर फिरते रहते हैं। अब जरा, यानी इन्होंने पंजाब असेंबली के अंदर कहा कि ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराने हैं, पुलिस आनी थी, बाहर आनी थी, इन्होंने अंदर बुला ली। गैलरीज में बैठ के इलेक्शन किया, हाउस में तो हुआ ही नहीं इलेक्शन। फिर जो दूसरे अरकान ने वोट डालने थे, वहां पुलिस खड़े कर दी। इतनी वहां पुलिस खड़ी की कि वहां तस्वीरें मेरे पास सबूत मौजूद हैं। 2 मेंबरान की तरफ से मैंने कानूनी नोटिस जारी किया इनको कि भैया आपने आईने और कानून पर मार किया। और गवर्नर साहब ने बिल्कुल हालात और वाकयात को सामने रखते हुए सदर पाकिस्तान को तजवीज किया कि ये तो इलेक्शन ही कानूनी नहीं हुए, चूंकि इसकी रेमेडी कोई नहीं है। मैं फिर बताना चलूं, या तो इस इलेक्शन की रेमेडी कोई हो, तो गवर्नर एक आईनी इदारा है, आप सॉरी आईनी होता है, उन्होंने सारे मामले को देखा। एक और बड़ा अहम इशू है जिसकी तरफ आपने तवज्जो दिलवाई है, इन्होंने पहले फ्लैटीज में एक वजीर आला मुंतखब किया था, आपको याद होगा, फ्लैटीज का वजीर आला कहलाता है। दोबारा हुँ, जब असेंबली में गए, कुछ 25 लोगों ने मुनहरफ हो गए, तो रिकॉर्ड की बातें, उसका रेफरेंस चला गया हुआ है, इलेक्शन कमीशन के पास है। हुँ, सुप्रीम कोर्ट में हम ये बात लेकर गए और हम ये कह क्या रहे हैं, हम कह रहे हैं कि जनाब ये वोट डाल भी लिया, काउंट नहीं होगा। अगर 197 में से 27 निकाल दें, उनके पास मेजोरिटी कहाँ है? ये तो इस चक्कर में आज हो जाए। लेकिन बहरहाल इलेक्शन कमीशन ने 6 मई को वो रेफरेंस रख लिया है, और वो सीधा सीधा रेफरेंस है। उसमें क्या होना है भाई, मुनहरफ सबूत सारे मौजूद हैं, आकर वोट डाले, कैमरे की आंख ने, हर एक ने देख लिया। सुप्रीम कोर्ट के सामने मामला सिर्फ ये है कि क्या वोट काउंट होगा, दूसरा अगर काउंट होगा तो डिस्क्वालिफिकेशन किस हद तक होगी। लेकिन इलेक्शन कमीशन के सामने मामला यहाँ है। मैं फिर बताता चलूं, हाई कोर्ट ने अपने इलेक्शन कमीशन ने तो अदर सिद्दीक साहब, इलेक्शन कमीशन ने तो 6 मई को ये मामला जो है समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है। अब 1 महीने के अंदर अंदर इस पर जब से उनके पास रेफरेंस आया है, उन्होंने कंक्लूड करना है इसमें। तो क्या आपको नजर आ रहा है कि ये 25 अरकान जो हैं डिस्क्वालीफाई चूंकि हो जाएंगे, तो उस वक्त तक जो ओथ टेकिंग वाला मामला है उसको उतना तवील किया जा सके? वैसे आईनी और कानूनी तौर पर तो अब कोई गुंजाइश नहीं बची। आप ठीक है, इंट्रा कोर्ट अपील दायर करने जा रहे हैं, लेकिन इसमें ज्यादा मार्जिन नहीं है आपके पास कि आप इसको तकरीबन 1 महीना आगे ले जा सकें। नहीं, देखिए अपना ना अदील साहब, आईने पाकिस्तानी का तो तहफ्फुज हो रहा है ना। क्या फ्रॉड और फ्रेब को सप्लीमेंट किया जा सकता है? जो धांधली हुँ, होके, यानी ये इलेक्शन जो आपका पता है, चेंज रजीम, तब्दीली के हवाले से जो नेशनल असेंबली से शुरू हुआ, सूबाई असेंबली के अंदर नजर आ रहा है कि यहाँ जिस तरह हॉर्स ट्रेडिंग हुई, जिस तरह खरीदे गए। लेकिन जो बात है, आईनी हक तो है ना, गवर्नर का आईनी हक है। गवर्नर को 248 टू 48 के तहत सदर पाकिस्तान का इख्तियार अपना है, टाइम लिमिट है, कुछ समरी जाती है तो 15 और 10-25 दिन तो उनके पास आईनी तौर पर मौजूद है। हुँ, लाहौर हाई कोर्ट वो टाइम कैसे कम कर सकती है? यानी सजेस्ट कर रही है और कह रही है कि और कमाल की बात है, गवर्नर को आज तक नोटिस कभी नहीं हुआ, ना सदर पाकिस्तान को नोटिस हुआ है, ना उनको को फ्री ना उन्हें सुना गया है। आप कह रहे हैं तौहीन अदालत की है, आप कह रहे हैं यहाँ को गवर्नमेंट यानी बड़ा रिलैक्स दे रहे हैं, और जिस तरह के रिमार्क्स इन आईनी ओहदों के बारे में इस्तेमाल किए गए। बाकी जहां तक बात है, ये इलेक्शन आने वाले दिनों में जो पंजाब असेंबली का इलेक्शन है पूरे का पूरा, ये आला अदालतों में भी चैलेंज होने वाला है। बेस सारी बना ली गई है, चीजें सारी इकट्ठी कर ली गई हैं, और कौम के सामने ये सारी चीजें बहुत अच्छा, जल्दी ये लेकर आप आए। बड़ी खबर दे रहे हैं। आप बड़ी खबर दे रहे हैं कि आने वाले दिनों में ये पंजाब असेंबली का इलेक्शन आप लोग चैलेंज करने जा रहे हैं बाकायदा लाहौर हाई कोर्ट में। अब बिल्कुल चैलेंज करने लगे, बेस बना लिया। अब टाइमिंग हम देखें कब फैसला करना है हमने इस बात का, लेकिन हमने मटेरियल सारा इकट्ठा कर लिया है। हमारे पास सारे सबूत मौजूद हैं कि जो कुछ हुआ। और ये हम तो सिर्फ वेट अज़हर वेट साहब, कर वो रहे तो हैं कि वैसे भी जैसे भी आपने कहा कि अगर ये तमाम मुनखरिफ अरकान डी सीट हो जाते हैं, फिर तो असेंबली वैसे भी नहीं रही। अच्छा, हमारी यह बड़ी जबरदस्त बात है, आदिल को पता है। मैं जब लास्ट टाइम सुप्रीम कोर्ट के सामने मैंने हेयरिंग की ना, तो हुँ, वो हमारे यहाँ वो जो है जमहूरियत के चैंपियन रजा रबानी साहब, वो गिरगिट की तरह रंग बदलते रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये जायज है, तो मैंने उनको ना मिसाके जमहूरियत पढ़ के बताया। 21 क्लॉज और क्लॉज 23। 21 क्लॉज में लिखा है कि मैंडेट का एहतराम किया जाएगा, 23 क्लॉज में लिखा है कि करप्शन और फ्लोर क्रॉसिंग नहीं की जाए, और उसमें लफ्ज है डिस्क्वालिफिकेशन का। हुँ, उसे डिस्को ये डी सीट का मसला नहीं है, उसे डिस्क्वालीफाई। डिस्क्वालिफिकेशन का है। और ये 25 ये जो है ना, 25 के 25 लोग ये डिस्क्वालीफाई होंगे। जब ये डिस्क्वालीफाई होंगे, अक्सरियत कह रहे हैं कि इनके पास 197 से ये माइनस करें, और उनमें से 5 जो अरकान है ना, वो रिजर्व सीटों पे हैं।
तो 5 सीटें तो पीडीआई की ऑटोमेटिकली आ जानी है। तो ये तो अगर देखा जाए 4 दिनों की चांदनी है, कितने दिन लेके चलना है। लेकिन अब चौके गवर्नर के पास मामला गया हुआ है, हम इंतजार कर रहे हैं कि गवर्नर की तरफ से और सदर की तरफ से इस इलेक्शन की लीगैलिटी के ऊपर कोई ना कोई ओपिनियन आ जाए। जैसे ही वो ओपिनियन आता है हम वो रेमेडी लेंगे। लेकिन आने वाले दिनों में खबर दे रहा हूं आपको कि पंजाब असेंबली के इलेक्शन हम आने दिनों में चैलेंज करने वाले। अदील अदील आपकी तरफ ये तो पॉइंट लेकर आऊंगी। अजहर सदीक साहब से एक सवाल करना चाह रहा था कि जी जी इंट्रा कोर्ट अपील आप जो दायर करने जा रहे हैं उसमें आपको कोई रिलीफ नहीं मिलता, फिर तो कल रात 12 बजे तक आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, फिर तो हल्फ लेना है, फिर तो गवर्नर साहब ने हल्फ लेना है, फिर तो कोई ऑप्शन नहीं रहेगा कि आखिरी सहारा इंट्रा कोर्ट अपील है कि इसके सहारे शायद कोई आपको चंद घंटे मिल जाए। देखिए, मैं अभी आपके सामने वो जरा फैसला मेरे सामने पड़ा है, मैं फैसला पढ़ देता हूँ, उससे बड़ी जरा वजाहत आ जाएगी, वो यानी समझ आ जाएगी कि एक्चुअली हालात और वाकयात क्या हैं और है क्या और हो क्या रहा है। उस फैसले के अंदर ना ये जरा पढ़ देता हूँ, वो लफ्ज बड़े मजेदार हैं। हम तो पहले दिन से कह रहे थे कि आइन के आर्टिकल 248 के तहत क्या लफ्ज लिखे हैं। अब जरा सुनिएगा जो कहा गया है। इट इज सजेस्टेड एडवाइज्ड प्रपोज्ड that governor shall ensure the completion of the process of administration of oath of either himself or through in term of article 245 of the constitution on or before। यहाँ डायरेक्शन कहां से आ गई है? सजेस्ट किया है, मानते हैं, सर आंखों पे है कि उन्होंने तजवीज दी है, सर आंखों पे है। लेकिन ये जो 28 तारीख है ना, ये डेट फिक्स नहीं कर सकते। ये हाई कोर्ट ने अपने इख्तियार से तजावज किया। ये जुडिशियल रिस्ट्रेन या कोई जुडिशियल मार्शल की तरफ बातें करता है, मैं उनकी तरफ नहीं जाना चाहता। ये 28 अप्रैल का जो टाइम लिखा है ना, आप बांध नहीं सकते। आपके पास, आपको पता है कि सदरे यानी आप सदरे पाकिस्तान के बारे में जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए, जो जिस तरह के अलकाबा दिए गए, वो शर्मिंदगी के बारे हमें तो बड़ी कोफ्त हुई। हम तो ऐसी बात कुछ कर नहीं सकते। लेकिन 28 तारीख वाले दिन मैं तो नहीं समझता, ये एग्जीक्यूटेबल फैसला ही नहीं है, ये एनफोर्सेबल फैसला। अच्छा, ये भी बताइएगा, ये भी बताइएगा कि वफाकी हुकूमत तो गवर्नर को हटाने से मुतल्लिक फैसला कर चुकी है, उसमें बड़ी रुकावट सिर्फ सदर मुमलिकत हैं, और इस मामले में भी सदर मुमलिकत आखिर कब तक रुकावट बांध सकते हैं? अगर प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो एडवाइस भिजवा दें सदर मुमलिकत को, तो वो भी एक कोई टाइम फ्रेम है इसमें, या सदर जब चाहेंगे, जब तक सदर की खुशनुदी हासिल उन्हें रहेगी जैसा कि आइन में लिखा है, उस वक्त तक गवर्नर अपने फराइज सर अंजाम देते रहेंगे? अच्छा, सदर की खुशनुदी के साथ तो अटैच किया हुआ है ना गवर्नर को। गवर्नर एट द प्लेयर ऑफ अपना द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। और यहाँ जो है ना, यानी ये जो हम हर जगह अपना जो मुस्तफा इफेक्ट्स केस को हम कहते हैं कि मुशावरत के साथ होना है, जहां तक हलफ लेने वाला मामला आ जाए उसमें वजीर आज़म का कोई इख्तियार नहीं है। इसी तरह मेरी जाती राय के मुताबिक अभी तो फिलहाल अगर आईनी तौर पर देखें, आर्टिकल 48 को सामने रखकर देखें, 15 और 10-25 दिन तक तो समरी जो है ना, कोई समरी आती है तो उसको टाला जा सकता है। लेकिन ये कोई कानून साजी नहीं है। ये आपको आगे बताता चलो कि कानून साजी के हवाले से ये कंडीशनैलिटी तो बड़ी अच्छी लगती है, बड़ी खूबसूरत लगती है। लेकिन ये कि गवर्नर को हटाने के हवाले से ये जो विल और वेब जो है ना, ये अपना जो वज़ीर आज़म इख्तियार करना चाहते हैं। आपको पता है वज़ीर आज़म ने पहले ही कह दिया था, उस वक्त काबीना तश्कील नहीं थी, फिर काबीना तश्कील हुई और फिर ये मामला को आगे लेकर जाना चाहते हैं। तो अभी तो मिसाल के तौर पर फर्ज करें कि अगर अपना वफाकी हुकूमत बाईपास करती है सदर के इख्तियारात को, तो आपका ख्याल है मामले आला अदालतों में चैलेंज नहीं होंगे? बिल्कुल चैलेंज होंगे। और आइन का तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा। ये विम्स के ऊपर, पसंद और नापसंद के ऊपर, और ये रजीम चेंज का जो फॉर्मूला है ना, वो फेल हो गया। ठीक है, तो ये यानी आप जी प्लीज साहब, मैं आगे मूव करना चाहूंगी। शहबाज शरीफ साहब मनी लॉन्ड्रिंग केस में आज भी पेश नहीं हुए हैं और उन पे आज फिर फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकी है। सो आप का इस पे क्या टेक है? क्योंकि आज अदालत ने काफी नाराजगी का इजहार भी किया। उन्होंने कहा है कि अगर वो पेश ना हुए तो उसको हम मजीद समाअत को मुलतवी नहीं कर सकते। मारे आप एक चीज भूल गए हो, FIA वालों ने कोई एतराज नहीं उठाया। आप परेशान नहीं हो इस बात पे? प्रोसिक्यूशन FIA वालों ने कर रही है, उन्होंने कोई एतराज क्यों नहीं उठाया? तो उनके इमीडिएट बॉस जो है ना, वो वजीर आजम है। वो किस तरह से इमीडिएट, मुराद ये है कि वजीर दाखिला, और इन्होंने आते ही DG FIA अपनी मर्जी का लगाया। और अब तो कैसे हो सकता है? ये तो मेरी बात सुनिएगा, मुझे तो फेयर ट्रायल नहीं हो सकता यहाँ पर। मैं तो बड़ा वादा का हूँ
कि आप देखिए इमरान खान साहब ने एक अच्छी रवायात कायम की थी। इन लोगों के खिलाफ जब ये केसेस वैसे चल रहे थे, इनसे इस्तीफे ले लिए थे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को सामने रखते हुए। यहाँ क्या हाल है, यहाँ तो आपको पता है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में ये नाम जा रहे हैं आपके कि इस मुल्क की काबीना के अंदर इतने लोग मौजूद हैं जो बेलों के ऊपर है, जो केसेस चल रहे हैं, चाहे शायद पूरी दुनिया की तारीख में कोई वाकद ये होंगे आते ही जुर्म क्या तो नहीं साबित हुआ ना अभी तक अदर सदीक साहब, जुर्म तो साबित नहीं हुआ ना अभी तक, तो सिर्फ इल्जाम है, अभी तक तो सिर्फ अदील इल्जाम है। बात फिर वही है ना, बात अदील वही है कि इल्जाम है तो इल्जाम धो लेते ना। इतना अरसा आप लटकाते रहे हैं, लेट होते रहे हैं, करते हैं, इल्जाम धो लेते। इल्जाम जो पूरी दुनिया में कॉन्सेप्ट है, सोसाइटल वैल्यूज है, वो तो लोग अगर इस तरह के इल्जाम लगे वो तो छोड़ के घर चले जाते हैं। बता दें इंग्लिस्तान में देख लें, अमेरिका में देख लें, पूरी दुनिया में सिविलाइज है। हमारे यहाँ ये है, हमारे यहाँ कहते जब तक मुझे तख्तादार पे लटका नहीं जाएगा मैं नहीं मानूंगा। नवाज शरीफ का मिसाल आपके सामने मौजूद है कि सारी चीजें सामने आ गई हैं। बाहर के ममालिक में तो और भी बहुत कुछ होता है, वहां पर तो छोटी सी गलती पर इस्तीफे भी दे दी जाते हैं, वो तो यहाँ पर कोई भी नहीं देता। सो वो तो अब बहुत हकीकत है मारिया। आजकल में एक और असल में क्रेडिट जाता है अदील का, ये शरारतें करता रहता है, नई नई चीजें। और अपना ना 62(1)D और E है अपर, यानी क्वालिफिकेशन में लिखा है कि ऑफ गुड मॉरल कैरेक्टर, ध्यान में लिखिएगा। और इस्लामिक टीचिंग सारी पता होनी चाहिए। और एब्सटेन करेगा मेजर सिन के साथ। ये आइन के आर्टिकल का आपका 62(1)D और E का हिस्सा है। इस पर कभी अमल दरामद करने की कोशिश की, कम से कम मुआशरे के अंदर ये जो सारी बातें छोड़ दें आप, इनके ऊपर जो इल्जामात है करप्शन के, ये सारी माशरे में कोई कहता है कि ये शरीफ आदमी, आप अंदाजा लगाए। आप कहीं जाते हैं तो नारे लगते हैं, चोर चोर के नारे लगते हैं, और ये सारा कुछ हम देख रहे हैं। इस आइन में पाकिस्तान को सोशल कॉन्ट्रैक्ट को खुदा रहा, इसको एनफोर्स करें उसकी सही शक्ल के अंदर। इस मुल्क में साफ लोग आगे आए। यानी इन्होंने 2 हफ्ते हुए ना, 2 हफ्ते में आते देखिए कारकर्दगी की। आपको पता है इस मुल्क के लिए कितना कुछ किया इन्होंने। इन्होंने सबसे पहले आके नाम ECL में से निकाले, कितना बड़ा कारनामा किया है। काबीना के अंदर इन्होंने जो जिन पे करप्ट है, जिन पे इल्जाम है, वो सल्ट इन्होंने। फिर इन्होंने क्या किया कि उम्रा करने जा रहे थे तो सारे खानदान को सारे देख ले। अजहर साहब ये साफ लोगों का तो क्लैरिटी तब मिलेगी ना हमें जब किसी के ऊपर कोई इल्जाम, कोई चीज प्रूव होगी, और उसके बाद फिर हम आगे उसको प्रोसीड करेंगे और हम कहेंगे अब ये चीज डिक्लेयर्ड है। मैंने इसीलिए आपके लिए 62(1)D और 62(1)E पढ़ा मैंने आपके लिए, इसीलिए कि खाली ये इशू ये नहीं है। देखिए इल्जामात अजहर सिद्दीक पे लगे हैं या आदिल वड़ाइच पे इस तरह के लगे हैं, या अपना इमरान खान के ऊपर लगे हैं, या असद उमर के लगे। मैं नाम बता रहा हूँ आपको, यानी इन्हीं में से कई नाम ऐसे ले रहे हैं कि जिन पे यहाँ तो जुबैर उमर के वीडियोस ऐसी आ गई थी अब तक, लेकिन कहाँ है वो आराम, उन्हें कोई फिक्र ही कोई नहीं है हमारे इस अजहर साहब। इसका मतलब ये है कि जो आपसे पहले बात हो रही थी लाहौर हाई कोर्ट के फैसले से मुतल्लिक, जो मीडिया पे तासुर ये मिल रहा था कि कल तक की डेडलाइन आ गई है, तो आप समझते हैं ऐसी कोई डेडलाइन नहीं है, ना ही कल कोई ओथ लेने जा रहे हैं गवर्नर साहब? अच्छा, ये तो गवर्नर ने फैसला करना है, मुझसे एडवाइस ली तो मैंने एडवाइस दे दी। मैं ऐलान बात कर रहा हूँ, आपके प्रोग्राम में मैं कह रहा हूँ, और लार्जर बेंच के सामने ये टाइम लिमिट की बात आती अगर नहीं दिया, अगर हलफ है, इट्स क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट इंप्रेशन। अगर ऐसी बात की तो आप लाते, यानी ऐसा तो नहीं है ना कि मैं, यानी अटॉर्नी जनरल, बड़ी मजेदार बात बता रहा हूँ आपको अदील वड़ाइच, अटॉर्नी जनरल के पुराने लोग थे, जो नए आए वो सारे अगर बैठ के उनके साथ तजावीज डिस्कस करते थे क्या होना है क्या नहीं होना, हम देखते रहे हमारे अंदर। एक और एडिशनल अटॉर्नी जनरल जाकर आप बताना चाहे अदालत को कि ये गलत कह रहे हैं, उन्होंने कहा आपके पास कोई अथॉरिटी है? अथॉरिटी तो भाई जो उनकी अपनी मर्जी का लेके आए, तो मुआवनत तो नहीं ठीक हुई। उन्होंने कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक मुआवनत करें आप, लेकिन ये कोई तरीका नहीं है कि आप बैठ के आइन का आर्टिकल 10 से कहां गया, 4 कहां गया, 5 कहां गया, आपने सारे प्रोविजन तो तोड़ के रख दी है आपने सारी। बिल्कुल, पॉइंट टेकन। बहुत शुक्रिया। सीनियर माहिर कानून मोहम्मद अजहर सिद्दीक साहब नाज़रीन हमारे साथ मौजूद थे। अदील, मैं चाहूंगी समअप आप कर दें, ये ऊंट अब किस करवट जाकर बैठेगा, क्योंकि अजहर साहब तो कह रहे हैं कि हम इस तमाम मामले को आगे जाके चैलेंज भी करेंगे, तो ये मामला तो बहुत डामाडोल होते नजर आ रहे हैं। देखिए अजहर साहब चूंकि इस मामले को कानूनी तौर पर देख रहे हैं और उन्होंने अभी फैसला भी पढ़कर सुनाया, और उनके मुताबिक वो ये कह रहे हैं कि जी उन पर तो बाइंडिंग नहीं है, कोई डेडलाइन नहीं दी गई, उसमें तो कोई डायरेक्ट नहीं किया गया गवर्नर को, तो वो तो आसार नजर नहीं आ रहे
कि हल्फ जो है वो कल हो, जो इन्होंने तजवीज़ भी दी है, जो सिफारिशात भी इन्होंने गवर्नर साहब को दी हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जितना इस मामले को लटकाया है, गवर्नर साहब ने भी इस मामले को, हल्फ वाले मामले को जितना आगे लेके जा रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कल ये ओथ लें। और वैसे भी ठीक इंट्रा है। कोर्ट अपील दायर करने जा रहे हैं, और उस वक्त तक उस पे जो भी ज़ाहिर है फैसला होगा, उस वक्त तक ये इस मामले को डिले ठीक है, मेरे यानी ख्याल कि में ये मामला करेंगे। इस वक्त डिलेड होता नजर आ रहा है। अब देखना ही होगा कि कल या तो गवर्नर साहब इस मामले को खुद किसी एंड पर लेकर जाते हैं या किसी नुमाइंदे को इसके लिए नामजद करते हैं, या क्या मजीद इसमें डिलीट टैक्टिक्स इस्तेमाल की जाएंगे। ब्रेक का टाइम है नाज़रीन, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से, और उसके साथ साथ जो इमरान खान साहब हैं वो इस वक्त बहुत एग्रेसिव नजर आ रहे हैं, खासकर चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से। तो ब्रेक के बाद से बात करेंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, पीटीआई ममनुआ पार्टी फंडिंग केस की समाअत ईद तक मुलतवी कर दी गई है। इस पर आज की जो समाअत हुई काफ़ी इंटरेस्टिंग रही नाजरीन। इसमें जो पीटीआई के वकील थे उन्होंने कहा है कि दीगर जमातों को महीनों तक का वक्त दिया जा रहा है, लेकिन हमारे केस की समाअत रोज़ाना की बुनियाद पर हो रही है, जिस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इस एतराज़ को मुस्तरद किया। उन्होंने ये कहा कि किसी पार्टी के केस में ताख़ीर नहीं हो रही है। अदील, आपकी तरफ आऊँगी। इमरान खान साहब इस वक्त काफ़ी सख्त दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को नून लीग का एजेंट भी करार दिया, और वो ये कह रहे हैं कि इनको अपने ओहदे से मुस्ताफी हो जाना चाहिए। आप समझते हैं कि इस वक्त जो सिचुएशन है, जिस तरह से इमरान खान साहब इस वक्त टारगेट कर रहे हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, इज इट राइट? देखिए, मेरे ख्याल में अगर कोई मसला नहीं है, और जो कि बज़ाहिर स्क्रूटनी कमेटी की जो रिपोर्ट आई है उसको जो हमने भी पढ़ा है, उसमें कोई ऐसी चीजें तो नजर नहीं आती जिससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत बड़ा दचका लगे, या इमरान खान साहब की डिस्क्वालिफिकेशन पे वो मामला मुंतज हो। ऐसी चीज हमें तो स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट में नजर नहीं आई। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खुद भी पता है कि जाहिर है फॉरेन फंडिंग का एलिमेंट इसमें शामिल नहीं है, ये प्रोहिबिटेड फंडिंग का मामला है। प्रोहिबिटेड फंडिंग के मामले पे हनीफ अब्बासी केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का वो फैसला बहुत बड़ी ढाल है। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए वो, इसलिए मैं कह रहा हूं बहुत बड़ी ढाल, कि अगर कोई इसको पॉलिटिकली भी कोई नुकसान पहुंचाना चाह रहा है, या इस केस को सियासी तौर पर भी लेकर जाना चाह रहा है, तो वो केस का फैसला एक बड़ी ढाल है, जिसमें ये वाज़ेह तौर पर लिखा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तो फॉरेन फंडिंग का मामला देख ही नहीं सकता। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सिर्फ प्रोहिबिटेड फंडिंग का मामला देखना है। और उसमें साथ ये बताया गया है कि प्रोहिबिटेड फंडिंग के मामले में कानून क्या कहता है, कि कानून जो है उसमें पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर 2002 में मुतलका शिक देखें, गालिबन जो शिक नंबर 6 है, उसमें ज्यादा से ज्यादा वो कॉन्फिस्केट हो जाएगी। उसमें डर किस बात का है? लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शायद इस बात का अंदाजा है, या खतरा वो महसूस कर रही है कि इस मामले में कहीं कोई ऐसी साजिश ना हो, या इस मामले में कोई ऐसा सियासी को एलिमेंट दाखिल ना हो जाए कि इनको धचका लगे, या इनकी जमात को खत्म करने के हवाले से, जो कि मैं नहीं समझता कि कोई ऐसा मामला कोई हो सकता है। That was the point, अदील, के डर किस चीज का है? आज इमरान खान साहब ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफा भी, उन्होंने कहा है कि आपको ओहदे पर रहने का कोई हक नहीं है। इमरान खान साहब क्या कह रहे थे, नाज़रीन जरा ये सुन लीजिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, ये जो राजा सुल्तान है, ये नून लीग का एक एजेंट है। ये अकेला आदमी फैसले करता है, और इसके सारे फैसले तहरीक इंसाफ के खिलाफ होते हैं। हमने इसको, जब से हमारी हुकूमत आई, हम इसे कहते रहे कि जो फॉरेन फंडिंग केस जो इन्होंने बनाया हुआ है, हमने इसको तब भी कहा कि तीनों जमातें, जो बड़ी 3 जमातें हैं, हम सबके केस इकट्ठे सुने जाएं। क्यों नहीं आप, अगर आपको पार्टीज की फंडिंग के केस देखने हैं तो सबके इकट्ठे सुने, क्यों सिर्फ तहरीक इंसाफ को कटहरे में खड़ा किया हुआ है? अदील, अभी आपने भी कहा कि हम सब ने स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट देखी है, चीज़ें उस तरह से नहीं हैं, तो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को डर किस चीज़ का है? क्यों इतना टारगेटेड चीज़ें इस वक्त सामने आ रही है इमरान खान साहब की तरफ से? देखिए, इसमें ज्यादा से ज्यादा अगर ममनुआ फंडिंग सामने आती है, जो कि वो एक क्रिकेट एकेडमी की जानिब से यूएई में इनको मिली है,
बाकी कोई एक आध कोई इंडिविजुअल की जानिब से, और वो भी इंडिविजुअल के नाम जो हैं वो गैर मुल्की हैं। उसमें कहीं ये साबित नहीं हो रहा कि ये इंडिविजुअल जो हैं ये कोई गैर मुल्की शहरी हैं। ऐसे लग रहा है कि ये फॉरेन कोई नेशनल है, लेकिन उसके लिए तो सबूत लाना पड़ेगा ना। नाम की बुनियाद पे तो आप नहीं कह सकते कि ये अमेरिकी शहरी है, तो वो तो किसी पाकिस्तानी शहरी का नाम भी कोई ऐसा हो सकता है जो हमारे यहाँ पर जो नाम आमतौर पर होते हैं उनके मुताबिक जो उससे मुताबिकत ना रखता हो, उससे मुमासलत ना रखता हो, तो उसकी बुनियाद पे कहा गया कि मुमकिन तौर पर ये गैर मुल्की शहरी हो सकते हैं। तो इस बुनियाद पर अकबर एस बाबर ने जो अभी तक के जो आर्गुमेंट्स हुए हैं, दलाइल हुए हैं अदालत में, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, अभी तक तो कोई ऐसी चीज एस्टैब्लिश दूसरी जानिब से नहीं की गई कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसने कोई गैर मुल्की फंडिंग या इवन ममनुआ फंडिंग भी ली है सिवाय उस क्रिकेट अकेडमी वाले मामले के। तो लेकिन इमरान खान साहब जो हैं वो इसलिए ये बात कर रहे हैं कि उन्हें अंदाजा है, क्योंकि पीटीआई इस केस में फरीक भी है, पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन के केस में, उन्हें अंदाजा है कि जब इन जमातों के केसेस भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ सुने जाएंगे तो उन जमातों में से बहुत कुछ ऐसा कुछ निकलेगा कि पता चलेगा कि मुतालबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तो जायज नहीं है कि तमाम पार्टीज के जो केसेस हैं वो एक साथ सुने जाएं। जी बिल्कुल, मैं समझता हूं कि 2014 में सबसे पहले पीटीआई का केस आया था और पीटीआई का केस ही सबसे पहले स्क्रूटनी कमेटी को गया था। ये स्क्रूटनी कमेटी जो है ये बनी ही पीटीआई के केस के लिए थी। उसके बाद फिर ये दीगर जमातों का मामला भी इसमें बहरहाल आया था। तो ये स्क्रूटनी कमेटी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मामला, चूंकि इसको अब 8 बरस हो चुके हैं, तो इसको पहले वाइंड अप हो जाना चाहिए। इसमें क्या मसला है? इमरान खान साहब जब ये कहते हैं, और इसमें डिले, माजी में जो इसमें डिले लिए गए, इसमें इल्तवा पर इल्तवा लिए गए, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मामला लेके जाती रही और उसमें इलेक्शन कमीशन की ज्यूरिसडिक्शन को चैलेंज करती रही। उसके बाद फिर ये हनीफ अब्बासी केस की सूरत में मामला जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो ममनुआ ज़राए वाला मामला ये इसने सुनना है। तो मेरे ख्याल में इसको अब कंक्लूड होना चाहिए जब इसमें कुछ ऐसा मसला नहीं है। लेकिन मेरे ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के जहन में किसी ने यह डाल दिया है कि ये केस आपके खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है। इस केस के नतीजे में इमरान खान साहब का सियासी कैरियर जो है वो टारगेट हो सकता है। लेकिन अगर स्क्रूटनी, लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा। ये ऐसे कैसे हो सकता है कि आप इलेक्शन कमीशन को इस तरह का कोई वन साइडेड फैसला तो नहीं दे सकता। बिल्कुल, अकबर एस बाबर के लिए भी बड़ा चैलेंज है जो उन्होंने ये साबित करना है। अदील, शायद यही वजह के साबिक वजीर आज़म इमरान खान साहब ने कहा है कि जब मैं इस्लामाबाद की कॉल दूंगा तो 20 लाख से जायद लोग इस्लामाबाद। नाज़रीन सुनिए। गौर से सुनने जो मैंने आपको पैगाम देना है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि कम से कम 20 लाख लोग इस्लामाबाद में पहुंचे जब मैं कॉल दूंगा। अब ये कॉल कब दी जाती है ये तो वक्त ही बताएगा। नाज़रीन ब्रेक का टाइम है, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे इस वक्त जो किसानों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है इसके इस हवाले से। हमारे साथ ब्रेक के बाद नाज़रीन पाकिस्तान चेयरमैन पाकिस्तान किसान इत्तेहाद भी मौजूद होंगे, उनसे भी बात करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन वज़ीर आज़म का नोटिस बेसूद गया। मुल्क भर में डीजल का बहरान शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है और वहीं पर मुल्क भर में किसान और ट्रांसपोर्टर्स परेशानी से दो चार हैं। डीजल के हसूल के लिए ट्रैक्टर की लंबी लाइनें, किसानों को मुख्तलिफ शहरों का रुख करना पड़ रहा है और मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज भी इस वक्त जारी है। मुल्क भर में ज़रूरी मशीनरी बंद है, गंदम की कटाई मुतासर हो रही है और उसके साथ साथ फसल ख़राब होने का भी खदशा है। इसी तमाम मामले में हमारे साथ बात करेंगे नाजरीन चेयरमैन पाकिस्तान किसान इत्तेहाद चौधरी अनवर साहब। सर बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम को टाइम दिया। सर कहिएगा इस वक्त ये तमाम जो किसानों को नई मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, इस वक्त मुश्किलात से दो चार हैं, आप क्या समझते हैं इस तमाम मामले का हल? जो इस वक्त मशीनरी बंद है, गंदम की कटाई मुतासर हो रही है, उसके साथ साथ फसल खराब होने का खदशा है, इस तमाम प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है? देखिए जी, कल तक तो डीजल नहीं मिल रहा था, आज पीएसओ पंप पे थोड़ा थोड़ा डीजल मिलने शुरू हो गया है, लेकिन वो लाइन देते हैं 2000 का। 2000 का डीजल ट्रैक्टर में कभी भी काम नहीं दे सकता। 2000 का डीजल आता ही 13-14 लीटर है। 13-14 लीटर से ना थ्रेशर चलेगी, ना हल चलेंगे, ना रूटर चलेगा।
प्रॉब्लम आ रहा है, सुना यही है कि कल परसों तक ये हालात बेहतर हो जाएंगे। अभी तक जो सूरत हाल है, गंदम खेतों में पड़ी है, डीजल मुल्क में नहीं है, थ्रेशर चल नहीं रही, तो गंदम अगर कोई एक भी बारिश आ गई तो गंदम खराब हो जाएगी, जिसका डायरेक्ट नुकसान किसान को होगा। तो उस नुकसान से बचने के लिए मैं हुकूमत से ये गुजारिश करूंगा कि कम से कम जो वजीर खजाना आपने लगाया है, उसने ये क्यों ऐलान कर दिया कि डीजल और पेट्रोल की कीमतें बढ़ेंगी? उसके ऐलान के बाद दूसरे दिन डीजल चार्ट हो गया। अब रात को वो वजाहत कर रहा है अभी फिलहाल कीमतें नहीं बढ़ेंगी। तो इतना लायक जो वजीर खजाना मुस्ताद लगा दिया, उसको क्या जरूरत पड़ी थी कि पहले ऐलान कर दे कीमतें बढ़ जाएंगी? इस मुल्क में जब ऐलान हो जाता है कि फलां चीज की कीमतें बढ़ जाएगी, स्टॉकिया मार्केट में उस चीज को स्टॉक कर लेता है। डीजल की शॉर्टेज नहीं है, स्टॉकिये ने स्टॉक कर लिया डीजल। पेट्रोल पंप वाले ने तो ये डीजल पेट्रोल पंप पे स्टॉक कर लिया है, और जो बड़े स्टॉकी है वो तो डीजल क्या, वो लाखों लीटर में उनके पास डीजल मौजूद है जो वो सेल नहीं कर रहे। मौजूदा वजीर खजाना के बयान के मुताबिक कि डीजल 50-60 रुपए फी लीटर महंगा हो जाएगा और वो लाखों रुपए कमाएंगे, इसलिए डीजल शॉर्ट है मेन। ठीक है अदील आपके अमल क्या है? अब आपकी कोई मुलाकात कोई इक़्तिदार के ऐवानों में, या पंजाब में तो खैर सूरत हाल ऐसी है कि वहां पर अभी तक हुकूमत बन नहीं सकी, तो एक ये भी रीजन है कि पंजाब में बहरान के हवाले से ये बल्कि जी ये बल्कि सबसे बड़ी रीजन है कि पंजाब में हुकूमत नाम की कोई चीज ही नहीं है। चूंकि वजीर आला ने हल्फ में उठाया, गवर्नर लगा दिया है, वो कहता हल्फ ही नहीं लूंगा, तो पंजाब कंट्रोल कौन करेगा? पंजाब तो कंट्रोल ही नहीं, जब गवर्नमेंट नहीं है पंजाब कंट्रोल नहीं है। एंडा लाएमल जो हमारा है, सबसे ज्यादा परेशानी किसानों को हो रही है या ट्रांसपोर्टर को हो रही है। ठीक है, इस वक्त तमाम जो इशू अदील आपकी तरफ आऊंगी, कहिएगा इस वक्त जो तमाम सिचुएशन ख़राब हो रही है, ट्रांसपोर्ट के इश्यूज आ रहे हैं, किसानों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा है, और जहां पर गंदम की कटाई मुकम्मल हो चुकी है वहां पर तो नए मसाइल हैं, वहां पर गंदम ही पड़ी है उसको, क्योंकि आगे मजीद काम करने के लिए चीज़ों मशीनरी नहीं है, मशीनरी बंद है। तो सर अदील आपकी तरफ आऊंगी, मुझे ये बताइएगा कि अब इसका कटाई मुकम्मल नहीं हुई, गंदम की कटाई मुकम्मल नहीं हुई। जो गंदम काटी गई है वो भी खेत में पड़ी है। जब तक थ्रेशर नहीं चलेगी, गंदम किसान के घर में नहीं आएगी तो कटाई नहीं गिनी जाएगी। कटाई मुकम्मल उस वक्त गिनी जाती है जब गंदम से दाने निकल आए, उस वक्त कटाई मुकम्मल होती है। दाने निकलेंगे या ट्रैक्टर से, क्योंकि खेतों में बिजली नहीं है, ट्रैक्टर थ्रेशर के साथ चलता है। चौधरी साहब, इसका मतलब ये है कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि अभी की तो फसल जाया होगी, अगली जो आने वाली फसल है उसको भी नुकसान होगा, क्योंकि वो टाइम पे फिर लग ही नहीं सकेगी, बोई नहीं हो सकेगी उसकी। कोई शक नहीं, जितनी गंदम लेट होगी कपास की काश्त उतनी ज्यादा लेट होगी, और जो कपास की काश्त लेट काश्त करेगा उस पे पेस्ट अटैक बहुत ज्यादा होता है, उसकी पैदावार ही नहीं आती, कीड़ा खा जाता है। तो हुकूमत को चाहिए, मौजूदा हुकूमत को, कि एक वजीर आलम ही कहे, डीसी हर जिले में बैठा है, उसका क्या काम है? वो क्यों नहीं अब दफ्तर छोड़ के जाता मार्केट में? डीसी चक्कर लगाए, जिस पेट्रोल पंप वाला डीजल नहीं दे रहा कम से कम उसका स्टॉक पे चेक कर लो। कोई 100 पेट्रोल वाले का अगर चालान कर दोगे कल ही डीजल हो जाएगा। ठीक है, बहुत तो कोई जाता ही नहीं पेट्रोल पंप से, पूछता ही नहीं बिल्कुल कि डीजल क्यों नहीं है आपके पास। सिचुएशन इस वक्त बहुत टैंक पे डीजल पड़ा है और बेबहा डीजल पड़ा पेट्रोल पंप पे।
बिल्कुल, ये सिचुएशन निगाह- इस वक्त बहुत खतरनाक है, बहुत अजीब सूरत हाल है इस वक्त। बहुत शुक्रिया चेयरमैन पाकिस्तान किसान इत्तेहाद चौधरी अनवर साहब हमारे साथ नाज़रीन मौजूद। अदील, आपकी तरफ आऊंगी। जो मेन पॉइंट अगर मैं पूरी कॉन्वर्सेशन से चौधरी साहब के निकालूं तो वो यही है कि इस वक्त पंजाब में चूंकि हुकूमत प्रॉपर बन नहीं सकी है, तो कंट्रोल किसने करना है चीज़ों को, हुक्म किसने देने हैं, चीज़ों को रेगुलराइज किसने करना है, इसकी वजह से बहुत सारे इशूज़ हैं जो आगे फर्दर किसानों को भी आ रहे हैं, मुख्तलिफ सेक्टर्स में भी हम देख रहे हैं। जी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो साहब ने भी की कि देखें ये जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं, जो इंतजामिया है ये तो उसका काम है। ये इंतजामिया ने जाकर देखना है कि कौन जहीरा अंदोजी कर रहा है, कौन नहीं कर रहा। हुकूमत ने जो इम्प्लीमेंटेशन होती है वो इंतजामिया के जरिए करानी होती है, लेकिन वहां हुकूमत ही नहीं है जब। और जो सबसे बड़ा मसला है वो तो पंजाब में आ रहा है। और ये जो आईनी सियासी कानूनी बहरान जो भी है ये पंजाब में, उसके असरात ठीक है। अब आप आम लोगों पर पड़ने शुरू हो गए हैं। इसका और ये बड़ा बोझ सीरियस एक मामला है। तो जहां पर अदील किसानों पे पड़ रहा है इस वक्त, ये बोझ जो मुल्क है उस पे पड़ेगा, आम आवाम पे भी पड़ेगा। नाज़रीन, टाइम खत्म हो चुका है। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।